दुनिया भर के सोने पे कौन करता है राज? दुनिया भर के पैसों पे कौन करता है राज? कौन है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है? तो चलिए आज हम इस वीडियो में उसी रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को कंट्रोल करता है। रॉथस्चाइल्ड परिवार फ्रैंकफर्ट का एक प्रभावशाली बैंकिंग राजवंश है। वास्तव में यह सबसे प्रसिद्ध वित्तीय घरानों में से एक है। 18वीं सदी में मेयर अम्शेल रॉथस्चाइल्ड द्वारा स्थापित यह साम्राज्य उनके 5 बेटों नाथन मेयर, जेम्स मेयर, सालोमन मेयर, कार्ल मेयर और एम्शेल मेयर के नेतृत्व में प्रमुखता से बढ़ा। मेयर एम्शेल का मानना था कि व्यवसाय को परिवार में बनाए रखने से भविष्य में इसकी सफलता सुनिश्चित होती है, और वो सही भी थे। रॉथस्चाइल्ड ने आकर्षक निवेश किए और पूरे यूरोप में वित्तीय प्रबंधन में एक ठोस प्रतिष्ठा विकसित की। वे अंतर्राष्ट्रीय वित्त के विकास में अग्रणी बन गई। उनके मूल फ्रैंकफर्ट के अलावा लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स में भी उनकी शाखाएं थीं। माल और विदेशी मुद्रा के व्यापार में लगे एक छोटे से व्यवसाय से रॉथस्चाइल्ड परिवार ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ा लिया। मर्चेंट बैंकिंग, निजी बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, विलय अधिग्रहण, पेंशन और निवेश, राजकीय कर्ज वस्तुएं रॉथस्चाइल्ड परिवार ने आज भी अपनी वित्तीय पहुंच बनाए रखी है। इनमें पुल, सुरंग, रेलवे जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी उनका निवेश है। शायद इसकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक सुएज नहर है। अन्य व्यावसायिक हितों में होटल, मीडिया, परिवहन और शराब शामिल है। रॉथस्चाइल्ड परिवार की यूरोप में प्रसिद्धि 18वीं शताब्दी में तब बढ़ी जब मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड में फ्रैंकफर्ट के पारिवारिक साम्राज्य की स्थापना की। मेयर रॉथस्चाइल्ड ने अपने बेटों को लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स में बैंकिंग परिचालन स्थापित करने के लिए भेजा। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे को फ्रैंकफर्ट में भी रखा। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता देकर परिवार को बहुत लाभ पहुंचा। नेपोलियन युद्धों के दौरान ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता देकर परिवार को बहुत लाभ पहुंचा। वित्तीय वसीयत में मेयर रॉथस्चाइल्ड ने सख्त निर्देश दिए थे कि उपाधियां और संपत्ति केवल पुरुष उत्तराधिकारियों के माध्यम से ही हस्तांतरित की जा सकती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच विवाह को बढ़ावा मिला। रॉथस्चाइल्ड परिवार कौन है? चलिए इस पे बात करते हैं। रॉथस्चाइल्ड परिवार जर्मनी से उत्पन्न एक धनी और प्रभावशाली बैंकिंग राजवंश है। 18वीं शताब्दी में उन्होंने यूरोप भर में बैंकिंग व्यवसाय स्थापित करके प्रमुखता प्राप्त की, विशेष रूप से वित्त और निवेश में। परिवार की विरासत में वित्त, परोपकार और सांस्कृतिक संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। रॉथस्चाइल्ड परिवार वर्तमान में दुनिया भर में रहता है और काम करता है, जिसके सदस्य दुनिया भर के विभिन्न देशों में रहते हैं। मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड संस्थापक थे। मेयर एम्शेल रॉथस्चाइल्ड 1744 से 1812 फ्रैंकफर्ट के जॉर्डन गैस में पले बढ़े। यह वह संकरी गली थी जहां शहर के 3000 यहूदी निवासियों को रहने के लिए सीमित रखा गया था। स्थितियां अत्यधिक भीड़भाड़ वाली और कठोर थीं। यहूदी लोग रात में, रविवार को और ईसाई छुट्टियों पर बाहर नहीं जा सकते थे। उन्हें सार्वजनिक उद्यानों और कॉफ़ी की दुकानों में जाने से रोक दिया गया था, और वे 2 से अधिक लोगों के समूह में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा सकते थे। मेयर रॉथस्चाइल्ड ने छोटी उम्र से ही व्यापार करना सीख लिया था। एम्शेल मोसेस रॉथस्चाइल्ड रेशमी कपड़े का व्यापार करते थे और मुद्रा का आदान प्रदान करते थे। मेयर की पहली नौकरियों में से एक फ्रैंकफर्ट के अर्धवार्षिक व्यापार मेले के माध्यम से प्राप्त सिक्कों को छांटना था, जो पूरे क्षेत्र में खरीदारों और विक्रेताओं को आकर्षित करते थे। जब मेयर 12 वर्ष के थे तब उनके माता पिता चेचक से मर गए थे। वे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते थे। उन्हें एक प्रमुख यहूदी बैंकिंग घराने साइमन वुल्फ ओपेन के साथ पढ़ने के लिए हनोवर भेजा था। वहाँ मेयर को विदेशी व्यापार और वित्त के बारे में जानकारी मिली, और उन्होंने प्राचीन रोम, फारस और बिजान्टिन साम्राज्य जैसी जगहों में दुर्लभ सिक्कों के बारे में सीखा। इन सिक्कों के संग्रहकर्ता राजकुमार और अन्य धनी व्यक्ति थे। उनके साथ लेन देन करने वाले यहूदी पुरुषों को कोट यहूदी और कोट फैक्टर कहा जाता था। मेयर रॉथस्चाइल्ड 1763 में 19 वर्ष की उम्र में फ्रैंकफर्ट लौट आए और अपने भाइयों के साथ उनके पिता द्वारा शुरू किए गए व्यवसाय में शामिल हो गए। मेयर दुर्लभ सिक्कों के डीलर बन गए
और हेसे के क्राउन प्रिंस विल्हेम का संरक्षण प्राप्त किया। उन्होंने मेयर के पिता से भी सिक्के खरीदे थे। यह मेयर के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध था, क्योंकि इसमें अन्य वित्तीय सेवाएं भी शामिल हो गईं और मेयर को अन्य रईसों के साथ संबंध विकसित करने में मदद मिली। और बाद में उन्होंने विल्हेम लैंडग्रेव ऑफ हेसे कैसल की उपाधि धारण की। 1769 में रॉथस्चाइल्ड ने विल्हेम से कोर्ट फैक्टर और क्राउन एजेंट की उपाधि मांगी। मानद उपाधि का मतलब था कि मेयर ने राजघराने के लिए सेवाएं दी थी और उन्हें अपने घर के हेसे और हनाउ कोट ऑफ आर्म्स वाली एक ढाल लटकाने की अनुमति थी, जो प्रभावी रूप से इस तथ्य का विज्ञापन करती थी। 1770 में मेयर ने गोटले शैनपर से शादी की, जो एक मनी चेंजर और कोट फैक्टर की बेटी थी। उसने दंपत्ति के 10 बच्चों को जन्म दिया। उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। रॉथस्चाइल्ड पदचिह्न का विस्तार और नियंत्रण। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान रॉथस्चाइल्ड बैंकिंग साम्राज्य का तेजी से विकास हुआ। मेयर रॉथस्चाइल्ड ने हेसियन भाड़े के सैनिकों की भर्ती के लिए ब्रिटेन से भुगतान की सुविधा प्राप्त की। 1800 के दशक की शुरुआत में रॉथस्चाइल्ड ने अपने बेटों को नेपल्स, वियना, पेरिस और लंदन में रहने के लिए भेजा। साथ ही एक बेटे को फ्रैंकफर्ट में भी रखा। मेयर रॉथस्चाइल्ड के बच्चे यूरोप भर में फैल गए। 5 जुड़ी शाखाएं वास्तव में सीमाओं को पार करने वाला एक पहला बैंक बन गई। कई शताब्दियों तक युद्ध संचालन के लिए सरकारों को ऋण देने में रॉथस्चाइल्ड परिवार को बॉन्ड जमा करने और विभिन्न उद्योगों में अतिरिक्त धन बनाने का पर्याप्त अवसर मिला। मरने से पहले मेयर रॉथस्चाइल्ड ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए सख्त निर्देश छोड़े थे कि उन्हें परिवार के वित्त को कैसे संभालना चाहिए। वह परिवार के भीतरी ही संपत्ति रखना चाहते थे। एक कठोर पितृवंशीय प्रणाली की रूपरेखा थी, जिसके तहत शीर्षक और संपत्ति केवल पुरुष वंश के माध्यम से ही पारित हो सकती थी और महिलाएं वंशजों को किसी भी प्रत्यक्ष विरासत से बाहर रखा गया था। इसका प्रभाव परिवार के सदस्यों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना था। रॉथस्चाइल्ड के पुरुष वंशजों की 36 शादियां हुईं। इनमें से 30 शादियां परिवार के भीतर ही हुईं। ज़्यादातर ने अपने पहले या दूसरे चचेरे भाई बहनों से शादी की। इस दौरान केवल 4 रॉथस्चाइल्ड पर महिलाओं और 2 पुरुषों ने ऐसे साथियों से शादी की जिनसे उनका संबंध नहीं था। नॉर्थन मेयर रॉथस्चाइल्ड अंतर्राष्ट्रीय वित्तदाता। रॉथस्चाइल्ड के 4 बेटे में से तीसरे बेटे नॉर्थन ने सबसे ज़्यादा सफलता हासिल की। नॉर्थन 1798 में कपड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए मैनचेस्टर, इंग्लैंड चले गए। बाद में वे खुद को बैंकर के रूप में स्थापित करने के लिए लंदन गए थे और 1810 में एन.एम. रॉथस्चाइल्ड की स्थापना की थी। एन.एम. रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स आज भी परिचालन में। अन्य रॉथस्चाइल्ड बैंकों की तरह एन.एम. रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स ने संकट के समय ब्रिटिश सरकार को ऋण उपलब्ध कराया। नेपोलियन युद्धों के दौरान बैंक ने सरकार द्वारा सहयोगियों को भेजी जाने वाली सब्सिडी का प्रबंधन और वित्त पोषण किया और ब्रिटिश सैनिकों को भुगतान करने के लिए धन उधार दिया। लगभग अकेले ही युद्ध के प्रयासों का वित्त पोषण किया। 1824 में नाथन रॉथस्चाइल्ड ने और मोसेस मोंटेफिओर ने अलायंस इंश्योरेंस कंपनी की सह स्थापना की, जो आज RSA समूह का हिस्सा है। 1835 में नॉर्थन ने स्पेन में पारा खदानों के अधिकार सुरक्षित कर लिए। 1835 में नॉर्थन ने स्पेन में पारा खदानों के अधिकार सुरक्षित कर लिए। इससे रासायनिक तत्व पर आभासी दुनिया का एकाधिकार प्राप्त हो गया और सोने चांदी पर भी उनकर पकड़ बन गई। यह आपूर्ति 1852 में अमूल्य साबित हुई, जब एन.एम. रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और रॉयल मिंट के लिए सोने और चांदी को परिष्कृत करना शुरू किया। बढ़ती परोपकारी गतिविधियां। नॉर्थन रॉथस्चाइल्ड ने यहूदी समुदाय के कई क्षेत्रों में योगदान दिया। बाद में उनके परिवार ने इन धर्मार्थ प्रयासों को पेरिस और लंदन में अन्य आबादी तक विस्तारित किया। बाद में परिवार के सदस्यों ने इजराइल के विकास का समर्थन किया और आवास और सरकारी भवनों के निर्माण की मदद की। नॉर्थन की सबसे छोटी बेटी लुइस और उसकी 7 बेटियां ने फ्रैंकफर्ट में 30 रॉथस्चाइल्ड चैरिटेबल फाउंडेशनों में से कई की जिम्मेदारियां संभाली। इन फाउंडेशनों में सार्वजनिक पुस्तकालय, अनाथालय, अस्पताल, बुजुर्गों के लिए घर और शिक्षा के उद्देश्य से आवंटित विशेष निधि शामिल थी। लंदन में यहूदियों को मुफ्त स्कूल को व्यापक वित्तीय सहायता मिली। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल में शैक्षिक प्रयास भी रॉथस्चाइल्ड की उदारता के कारण संभव हो पाए।
शिक्षा के लिए दिए गए धन के अलावा परिवार ने सार्वजनिक संस्थानों को अनुमानित 60,000 कलाकृतियाँ दी। रॉथस्चाइल्ड परिवार ने लंदन और पेरिस के शहरों में सामाजिक आवास के निर्माण का विस्तार किया और इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए रॉथस्चाइल्ड फाउंडेशन की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में रॉथस्चाइल्ड का घराना, युद्ध, राजनीति, पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता ने अगले 100 वर्षों में परिवार की संपत्ति को कम कर दिया। बैंक की नेपल्स शाखा 1863 में बंद हो गई और पुरुष उत्तराधिकारियों की कमी के कारण 1901 में फ्रैंकफर्ट शाखा को बंद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पर नाजी आक्रमण और यहूदियों के लिए उत्पन्न खतरे के बाद 1839 में वियना शाखा को बंद कर दिया गया। फ्रांस में विची सरकार ने युद्ध के दौरान रॉथस्चाइल्ड की बोर्डो संपत्तियों को जब्त कर लिया और नाजियों ने परिवार की ऑस्ट्रेलियाई शाखा से लाखों डॉलर की कला और अन्य कीमती वस्तुओं को जब्त कर लिया। वर्षों से महलनुमा रॉथस्चाइल्ड संपत्ति ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों और अन्य संगठनों और विश्वविद्यालयों को दान कर दी गई। 1970 के दशक तक 3 रॉथस्चाइल्ड बैंक बचे थे, लंदन और पेरिस शाखाएं और एडमंड एडोल्फ डी रॉथस्चाइल्ड द्वारा स्थापित एक स्विस बैंक। 1982 में राष्ट्रपति फ्रैंकोइस की समाजवादी सरकार ने पेरिस बैंक को एक घातक झटका दिया। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदलकर कंपनी यूरोपियन डे बैंक रख दिया गया। अपनी स्वतंत्रता के बावजूद एडमंड अपने चचेरे भाई बैरन डेविड रेने जेम्स डी रॉथस्चाइल्ड 1942 की सहायता के लिए आगे आए, जो पेरिस में रहे और 1987 में रॉथस्चाइल्ड एंड सी बैंक की स्थापना की। 2003 तक ब्रिटिश और फ्रांसीसी बैंक डेविड के अध्यक्ष के रूप में एकजुट हो गए। 2008 में सभी होल्डिंग्स को एक एकल कंपनी के तहत पुनर्गठित किया गया, जो फ्रांस में स्थित पेरिस अलायंस का एक शेयरधारक था, जिससे मेयर रॉथल्स के 5 बेटों के यूरोप में फैलने के लगभग 2 शताब्दियों के बाद पारिवारिक व्यवसायों का एकीकरण हुआ। 21वीं सदी में प्रवेश। परिवार की संपत्ति पिछले कई सालों से वंशजों और उत्तराधिकारियों के बीच बटी हुई है। आज रॉथस्चाइल्ड की संपत्ति कई उद्योगों में फैली हुई है। इसमें वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, खनन, ऊर्जा, धर्मार्थ कार्य शामिल हैं। परिवार के पास दुनिया भर में 1 दर्जन से ज़्यादा वाइनरी भी हैं। परंपरागत रूप से रॉथस्चाइल्ड की संपत्ति को निजी स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेश किया जाता है। आज रॉथस्चाइल्ड की कंपनियों को लगातार सफलता मिल रही है। ज़्यादातर परिवार के सदस्य इन कंपनियों में सीधे तौर पर काम करते हैं या ऐसे कामों में निवेश करते हैं जिनसे परिवार की संपत्ति बढ़ती है। नॉर्थन रॉथस्चाइल्ड की संपत्ति परिवार की अन्य संपत्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी और प्रत्येक रॉथस्चाइल्ड द्वारा अगली पीढ़ी को दी जाने वाली सामूहिक संपत्ति का हिस्सा बन गई। रॉथस्चाइल्ड के वंशज वैश्विक परिवार संचालन को वित्त पोषित करना और विद्वानों और मानवीय, सांस्कृतिक और व्यावसायिक प्रयासों में योगदान देना जारी है। रॉथस्चाइल्ड परिवार की कुल संपत्ति का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि यह परिवार बड़ा और फैला हुआ है। बिजनेस इनसाइडर ने उनकी कुल संपत्ति $1 बिलियन बताई है, जबकि अन्य आउटलेट्स ने सामूहिक कुल संपत्ति $1.2 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया है। रॉथस्चाइल्ड समूह के पास कई कंपनियों में स्वामित्व हिस्सेदारी है। रॉथस्चाइल्ड परिवार के मुखिया जेबर रॉथस्चाइल्ड चौथे बैरन रॉथस्चाइल्ड हैं। सबसे अमीर जीवित रॉथस्चाइल्ड डेविड मेयर डी रॉथस्चाइल्ड हैं। वे एक खोजकर्ता और पर्यावरणविद हैं जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $10 बिलियन है। रॉथस्चाइल्ड परिवार इतिहास के सबसे पुराने, सबसे धनी और सबसे चर्चित परिवारों में से एक है। बैंकिंग से जुड़ी जड़ों के साथ परिवार ने सदियों से विभिन्न व्यवसायों में अपनी संपत्ति बढ़ाना जारी रखा है और महत्वपूर्ण शक्ति और धन का उपयोग करना जारी रखा है। रॉथस्चाइल्ड परिवार आज बैंकों पे, कंस्ट्रक्शन पे, स्टॉक मार्केट पे, सब पे अपनी पकड़ बनाए हुए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं जरूर, और रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में यदि आपको कुछ पता है तो वो भी कमेंट कर बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।